हेलो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इससे पहले मैंने आईएमएफ और WTO एंड इट्स मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के नाम से तो काफ़ी सारे पार्ट्स बना दिए हैं इसके, आप प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये फाउंड हुआ था 1944 एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD। वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, बाद में इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, जहाँ पे IMF का है। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और IBRD का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए था, इसके लिए नेसेसरी था कि ये IMF का भी मेंबर हो वो कंट्री। अगर ये कंट्री IMF की भी मेंबर होगी तो ही वो IBRD की मेंबर मानी जाएगी, यानी कि प्रीवियसली वर्ल्ड बैंक की। membership in other institution of world bank are conditional on membership in IBRD। जो मेंबरशिप होती है दूसरे इंस्टीट्यूशन की, वर्ल्ड बैंक के दूसरे इंस्टीट्यूशंस की जो मेंबरशिप है वो IBR की मेंबरशिप की कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे IBRD के कुछ और IBRD के या वर्ल्ड बैंक के कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी जो मेंबरशिप की कंडीशन है ना, अगर उनको फुलफिल करते हैं तो तब उनमें मेंबरशिप ले सकते हैं। और लेकिन वर्ल्ड बैंक की कितनी है, 189 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके बाद देखेंगे शेयर होल्डिंग। तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि US लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक में, यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी टर्म्स में US प्रोवाइड कराता है, दैट इज 16.41%। इसके बाद जापान, दैट इज 7.87%। इसके बाद जर्मनी, UK एंड फ्रांस। और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट देखिए निकालता है, दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPI। तो ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। इसके बाद देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है तो किस तरीके से इसकी स्थापना हुई है, किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है। तो सबसे पहले क्या बना था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD 1944 में। तो IBRD लॉन्च क्यों हुई, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, चाहे कंस्ट्रक्शन में कह लीजिए, चाहे मैन मटेरियल का कह लीजिए। तो उन्हीं चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे डैम्स को, इरिगेशन सिस्टम को, रोड को, तो IBRD बनाया गया। ये क्या करता था, ये हेल्प प्रोवाइड कराता था, IMF की हेल्प से मॉनेटरी टर्म्स में फंड प्रोवाइड कराता था, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो जो बैंक है ये केवल क्या करता था, जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स है, सॉवरेन गवर्नमेंट मीन्स जो एक, जैसे इंडिया एक सॉवरेन गवर्नमेंट है, एक अपनी सत्ता है, इसमें किसी और के अधीन नहीं है, कोई और इस पर राज नहीं करता, कोई और कंट्री जैसे पहले ब्रिटिश करते थे। तो जैसे सॉवरेन गवर्नमेंट को ही फाइनेंस करता है डायरेक्टली, और प्रोजेक्ट बैक्ड बाय सॉवरेन गवर्नमेंट। और सॉवरेन गवर्नमेंट क्या करती है, इसको वापस से वो पैसा लौटाती है, या इसको वापस से वो प्रोजेक्ट्स देती है, जिससे कि इसके पास पैसा आता है। प्रोवाइड्स लोन टू बोथ मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्ती लो इनकम कंट्रीज। किस किस को लोन प्रोवाइड कराते हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप, किसको, मिडल इनकम कंट्रीज को, जिनकी इनकम मिडल है, ना कि जो डेवलप्ड है, या क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को, जो क्रेडिट लेने के लायक हैं, जो क्रेडिट ले सकते हैं लो इनकम कंट्रीज, तो उनको IBRD क्या प्रोवाइड कराता था, ये कराता था लोन प्रोवाइड। इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हुआ था 1956 में। ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसका फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर में, डेवलपिंग कंट्रीज में। प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आर्म है प्राइवेट सेक्टर। इसमें IFSC फाइनेंसिस इन्वेस्टमेंट विद इट्स ओन रिसोर्सेज। जो IFC है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956, ये क्या प्रोवाइड कराता है, इसके जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये फाइनेंसिस प्रोवाइड कराता है, अपनी इन्वेस्टमेंट
और कैपिटल को मोबिलाइज करता है किसमें, इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को बढ़ाता है, डेवलप करता है ये फाइनेंशियल मार्केट में। ये है वर्क इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC 1956 का। इसके बाद है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA 1960। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है वर्ल्ड बैंक को, किसके लिए, कि वो ओरिजिनल लैंडिंग कर सके बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द वर्ल्ड 75 पुअरेस्ट कंट्री, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री हैं तो ये उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड करके। एम्स टू रिड्यूस पावर्टी बाय लैंडिंग मनी और कंसेशनल टर्म्स, यानी कि ये जो लोन प्रोवाइड कराता है या बहुत कम इसके इंटरेस्ट रेट होते हैं और इनको 30 to 40 ईयर्स तक ये प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि 30 to 40 ईयर्स तक इस मनी को वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। IDA also provides debt relief through the heavily indebted poor countries। क्या करता है ये, और heavily indebted poor countries जो होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डेट में होती हैं, जो कर्जे में होती है, तो उनको भी मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव के नाम से ये हेल्प प्रोवाइड कराता है। कौन, IDA 1960। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखिए ये एस्टेब्लिश हुआ था ICSID 1966 में एक कन्वेंशन हुई थी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के बारे में, किसके बीच में, जितने भी स्टेट्स और नेशनल्स थे, अदर स्टेट्स मीन्स दूसरी कंट्रियों के जो भी स्टेट्स, उनके जो राज्य हैं या और बाकी जो जितने भी नेशंस हैं, तो उनके बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होती थी उनके सेटलमेंट के लिए किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये हुआ ICSID का 1966 में। ये इंडिपेंडेंट, डीपॉलिटिसाइज्ड, यानी कि ये पॉलिटिकल नहीं है, और इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बायस्ड नहीं है किसी के साथ में। डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू कंसिलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एटसेट्रा, जैसे मीडिएशन का काम करती है, कंसिलेशन का काम करती है, यानी कि समझौते कराती है, आर्बिट्रेशन का काम करती है, तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अवेलेबल इन केसेस रिलेटेड विद डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड स्टेट एंड ऑल्सो बिटवीन टू स्टेट्स। किन के बीच में जो केसेस होते हैं डिस्प्यूट के केसेस, इन्वेस्टर एंड स्टेट के बीच में। जैसे कोई स्टेट है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी और स्टेट में, तो या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन में, तो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट को लेकर, चाहे टाइम को लेकर, तो उनके बीच में जो केसेस हैं ये उनको सुलझाती है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को क्या करके, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करके। इसका मतलब क्या है, डिस्प्यूट को सुलझा के क्या करती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। इसके बाद देखेंगे मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि मीगा। तो देखिए मीगा क्या है, 1988 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इट्स मैंडेट इज टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज जब एक जगह से, एक अपनी कंट्री से दूसरी जगह में जब भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये गारंटी प्रोवाइड कराता है कि इसमें पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जुड़ा होता है और क्रेडिट का इन्हेंसमेंट भी होता है इसमें इन्वेस्टर्स के लिए और लेंडर्स के लिए, यानी कि उनके बीच में जो भी रिस्क आता है तो उन रिस्क के लिए ये गारंटी प्रोवाइड कराता है। ये FDI को प्रमोट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज है, ये दूसरी डेवलपिंग कंट्री में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, ताकि और साथ के साथ नॉन कमर्शियल रिस्क उसको मिलते हैं, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इकोनॉमी उसकी डेवलप हो। गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन, वॉर, टेररिज्म, सिविल डिस्टर्बेंस जो भी होते हैं, इनके बीच का जो रिस्क है ये उसकी गारंटी यानी कि उनको दूर करने का काम करता है। इसके बाद इंडिया और वर्ल्ड बैंक का देखिए क्या रिश्ता है, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।